आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्रॉसिव्स। क्रॉसिव का लेक्चर जो बनाया मैंने, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस की हैं, जिसमें एससीक्यूज, एमसीक्यूज साथ साथ ऑस्पी मटेरियल भी डिस्कस किया जाएगा। तो क्रॉसिव्स होते क्या हैं? क्रॉसिव्स आर पॉइजन। तो पहले मैं थोड़ा सा जनरल बताऊँ व्हाट इज़ पॉइजन। पॉइजन देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज है। असल में पॉइजन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी जनरल टॉक्सिकोलॉजी। तो थोड़ा सा मैं पहले बताऊँ पॉइजन होता क्या है। ये एक सिमिलर सब्सटेंस होता है, वो पॉइजन भी हो सकता है, वो ड्रग के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंटेंट पे। मैंने किसी बंदे को एस्पिरिन लिख के दिया कि भाई ये खाओ, उसको खाने से इसलिए दी है कि उसका बुखार ठीक हो जाए, मेरी इंटेंट अच्छी है तो दिस इज़ ड्रग। अगर यही एस्पिरिन उसको मैं इसलिए लिख के दूँ कि वो खाए, इसको टॉक्सिसिटी हो इसकी, मिलिशियस इंटेंट से दिए, तो यही सेम थिंग जिसको जब अच्छी इंटेंट से दिया था ड्रग थी, तो अब ये पॉइजन बन गई। तो पॉइजन को मेनली डिस्कस किया जाता है इन द जनरल टॉक्सिकोलॉजी। और अगर हम पॉइजन को इस तरह डिस्कस करें कि लेट्स सपोज किसी बंदे को पॉइजन दिया, उसको इसकी टॉक्सिसिटी या पर्सन की डेथ हो गई, तो हम देखें कि पॉइजन किस तरह का था, डेंजरस था, मोर लीथल था, लेस लीथल था, या कितनी उसने क्वांटिटी ली है जिसकी वजह से उसको ये इफेक्ट आए। तो दिस इज़ कॉल्ड फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है क्रॉसिव है पॉइजन, और पॉइजन डिस्कस होंगे इन द फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। तो क्रॉसिव्स की डेफिनेशन आ जाती है अक्सर, स्टेशन आया ऑस्पी का, लेट्स गो, मतलब कि विट्रोलेज का केस रखा हुआ था, तो 7 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा कि बट आर क्रॉसिव। तो ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी की किसी सर्फेसिस पे जब कॉन्टैक्ट में आए तो इरोजन काज करें, दीज आर कॉल्ड क्रॉसिव्स। क्रॉसिव्स की अगला क्वेश्चन होता है बट क्लासीफाई क्रॉसिव्स। क्रॉसिव जो है इनके 4 ग्रुप्स होते हैं बड़े: मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, वेजिटेबल एसिड एंड अल्कलीज। मिनरल एसिड में आते हैं HCl, H2SO4, HNO3। ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं सैलिसिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। वेजिटेबल एसिड में HCl, और अल्कलीज में क्या आ गए, Na2CO3, NaOH, KOH वगैरह, ये सारे आ गए। अब हम क्रॉसिव को पढ़ने से पहले 3-4 रूल अगर आपको याद है तो क्रॉसिव याद रखना बहुत आसान है, फिंगर टिप्स पे याद हो गया। पहला रूल क्या है, वो ये है कि जो क्रॉसिव होते हैं ना हमारे पास, इनकी एब्जॉर्प्शन ब्लड से नहीं होती, नंबर 1, ठीक है, चाहे एसिड है चाहे एल्कलीज है। इनकी एब्जॉर्प्शन होती है लोकल एरिया से, ये खाए जाते हैं, पिए जाते हैं। एसिड है तो पी लिया, ये ब्लड से एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके लोकल इफेक्ट्स होंगे, जहाँ से मतलब अगर इसने पी लिया, माउथ में, ओरल कैविटी में, स्टमक में अगर मर गया तो ऑटोप्सी करते हैं तो हम देखते हैं लोग इसोफेगस और जो है स्टमक में हमें इसके लोकल इफेक्ट्स मिलेंगे। नंबर 2, दूसरा रूल ये याद रखना, कोई भी क्रॉसिव है हमेशा हीमोग्लोबिन को हीमाटिन में बदल देता है। अगर वो एसिड था तो एसिड हीमाटिन में बदल देगा, अगर बेस है तो अल्कलाइन हीमाटिन में बदल देगा। तीसरा रूल याद रखना, क्रॉसिव कैन बी फ्यूमिंग, कैन बी नॉन फ्यूमिंग। अगर कोई भी क्रॉसिव फ्यूमिंग है तो इसका मतलब क्या होता है, इनहेलेशन रूट से वो जा सकता है और जाकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। कोई भी क्रॉसिव जो फ्यूमिंग होगा उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट्स ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द नॉन फ्यूमिंग। ये भी रूल याद हो जाएगा। पहला रूल क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन ब्लड से नहीं होती। दूसरा रूल क्या बताया कि जो क्रॉसिव्स है जो है हीमोग्लोबिन को हीमाटिन में बदलते हैं, एसिड या अल्कलाइन हीमाटिन में। तीसरा रूल बताया कि नॉन फ्यूमिंग जो होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट कम होता है, फ्यूमिंग का इफेक्ट ज़्यादा होता है। और अब जो बात बताने वाला हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्रॉसिव में मेनली एसिड जब भी वाटर से रिएक्ट करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये हीट जो है ये बॉडी के पार्ट्स के लिए डेंजरस हो सकती है। इसका मतलब फिर क्या है कि वाटर हम इन क्रॉसिव पॉइजनिंग, एसिड खाया बंदे ने, पी लिया है, अल्कली अगर इंजेस्ट कर लिया, तो इसकी वजह से हमने इसकी ट्रीटमेंट में कभी वाटर नहीं दाखिल करना। वाटर मतलब वाटर क्यों हम देते हैं, ज़्यादातर वैसे पीने के लिए, या क्या करते हैं गैस्ट्रिक लिवाज वाटर, टैप वाटर या सेलाइन सोल्यूशन से करते हैं। तो हमने कभी भी ना गैस्ट्रिक लिवाज करना है। क्यों? क्योंकि आगे ही क्रॉसिव ने बॉडी की म्यूकोजा को इतना थिन किया होता है, अगर हम गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। दूसरा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है फर्दर, ठीक है। तो वाटर हमने नहीं देना। तो ये 4-5 रूल अगर आपको याद हो गए तो इम्पोर्टेंट है। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट रूल वो ये है, क्रॉसिव 2 फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं, पाउडर फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। जब भी कोई भी क्रॉसिव लिक्विड फॉर्म में होगा तो इसका इफेक्ट स्टमक पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो स्लिप करके इसोफेगस से गुजर जाएगा और जाके स्टे करेगा इन द स्टमक। जब भी कोई भी क्रॉसिव हमारे पास होगा पाउडर फॉर्म में, तो डेफिनेटली वो टकरा के गुजरेगा, तो इसोफेगस का इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा, स्टमक पे इसका इफेक्ट कम होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रॉसिव के ग्रुप में मिनरल एसिड में सबसे पहले देखते हैं H2SO4। ये होता है कलरलेस, हाइग्रोस्कोपिक होता है और नॉन फ्यूमिंग होता है। मैंने जनरल रूल पहले बता दिया कि जो नॉन फ्यूमिंग होता है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट कम आता है। इसका मतलब स्नीजिंग, राइनोरिया, आंखों से पानी चलना,
या डिसनिया, ये इफेक्ट इसमें नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे H2SO4। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड एंड HCl। ये अब HCl को अगर हम देखते हैं तो ये भी कलरलेस होता है, लेकिन ये फ्यूमिंग होता है, तो इसका मतलब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट, रेन्यूरिया, डिसनिया, कफ वगैरह, ये सारे इफेक्ट इसके ज़्यादा आएंगे। HCl, ठीक है। अब मैंने पहले बताया था इसका जो है जनरली HCl की एब्जॉर्प्शन, कोई भी क्रोसिव की एब्जॉर्प्शन ब्लड से नहीं होती, तो इसका मतलब इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी? ये खाया जाएगा, ये पिया जाएगा। HCl मतलब तेज़ाब पी लिया किसी बंदे ने, या इसको फेंका गया है, इस तरह होगा। तो जिस जगह पे जाएगा, अगर फेंका, विट्रोलेज का केस है, किसी बंदे ने दूसरे को इसका चेहरा बिगाड़ दूँ, या उससे बदला लेने के लिए, या उसको तकलीफ पहुँचाने के लिए सर उसके ऊपर गिरा दिया, तो क्या इफ़ेक्ट करेगा जाके, ठीक है। वहाँ पे इसके लोकल इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट आपने याद रखना है कि क्रोसिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। इसको जब भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, SCQ आता है, तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। एसिड ये कैसे एक्ट करते हैं और बेस ये कैसे एक्ट करते हैं, ये ऐसे लिखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है ना, मोस्टली इनका सिमिलर होता है, सिर्फ एक पॉइंट में डिफर कर देते हैं, एसिड और बेस। अब वो क्या होता है वो भी डिस्कस करते हैं, पहले जनरल मैकेनिज्म देखते हैं। जब भी किसी ने एसिड पी लिया या एसिड गिरा तो क्या करेगा? नंबर 1 इट कॉजेज डिहाइड्रेशन। नंबर 2 डिहाइड्रेशन के साथ साथ क्या होगा कि जब ये डिहाइड्रेशन इसने कर दी और वाटर के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है जी। नंबर 1 इट कॉजेज डिहाइड्रेशन एंड विद द हीट प्रोडक्शन, नंबर 1। नंबर 2 पे ये क्या काज कर देगा कि हीमोग्लोबिन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड हीमाटन में, ठीक है। और नंबर 3 पे ये क्या काज करेगा? ये काज करेगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसकी वजह से टिश्यू की इरोजन होगी। तो एसिडिक जो ग्रुप के क्रोसिव है वो कैसे एक्ट करेंगे? डिहाइड्रेशन विद द हीट प्रोडक्शन, नंबर 1। नंबर 2 हीमोग्लोबिन को एसिड हीमाटन में बदलते हैं। नंबर 3 कोएगुलेटिव नेक्रोसिस काज करते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है। अब याद रखें, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में बन जाता है कोएगुलम, जिसकी वजह से अगर एसिड गिरा तो फर्दर पेनिट्रेशन नहीं होती। अब बेस का अगर अल्कलाइन जो है ग्रुप के क्रोसिव है उनको लिखें तो ये पहला मैकेनिज्म इनका उसी तरह डिहाइड्रेशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, वो ये है कि ये एसिड हीमाटन में कन्वर्ट नहीं करते बल्कि अल्कलाइन हीमाटन में बदलते हैं। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लिकोफेक्टिव नेक्रोसिस करते हैं, यानी कि सोप फार्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जब अल्कली गिरती है तो इसकी पेनिट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि कोएगुलम नहीं बनता, ये याद रखना, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर लिया, जनरल क्रोसिस का HCl का मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया। अब HCl किसी ने पॉइजनिंग की है, ठीक है जी। HCl किसी बंदे ने पी लिया है, H2SO4 पी लिया है या नाइट्रिक एसिड, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इसकी वजह से जो म्यूकोजा होती है ना, उस पर बर्न आ जाते हैं, उस पर जो है चेंजेस आ जाती हैं। किस तरह की आती हैं? स्पेसिफिक कलर बनता है। अगर पेल कलर के जो है हेमरेजेस वगैरह नज़र आ रहे हैं तो ये हो गए HCl। अगर जो है ये निशानात हमें जो मिल रहे हैं पॉइजनिंग के, वो मिल रहे हैं ब्राउनिश ब्लैक, तो ये H2SO4 है। और अगर येलो मिल रहे हैं तो HNO3 है। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि HCl जो है इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है? डेफिनेटली एसिड है ना, एसिड पिया तो हम क्या करेंगे? लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मतलब बंदा उल्टियाँ कर रहा है तो उसका जो वोमिटस मटेरियल है उसको पर लिटमस टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक। और ख़ुद थेरेप्यूटिक एमिसिस नहीं करवानी कि हम उसको कहें कि वो उल्टियाँ करे, बंदा खुद नहीं करवानी। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि जब उसने एसिड पिया होता है ना, उसकी म्यूकोजा वैसे बहुत ज़्यादा थिन हुई होती है और डैमेज हुई होती है और पेनफुल कंडीशन है। हम नहीं चाहते कि मरीज़ को फर्दर ज़्यादा तकलीफ दें और उल्टियाँ करे वो और ज़्यादा उसको तकलीफ हो, तो थेरेप्यूटिक एमिसिस नहीं करवानी। हाँ, अगर वो खुद उल्टियाँ कर रहा है तो वोमिटस को उठा के उस पर हम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डालते हैं। अमोनियम क्लोराइड के फ्यूम्स बन जाते हैं इन केस ऑफ द HCl पॉइजनिंग। तो इसको लिटमस टेस्ट से और अमोनियम क्लोराइड फ्यूम से आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन थेरेप्यूटिक एमिसिस करवाते नहीं, तो NH4Cl टेस्ट परफॉर्म नहीं करते। बुक में लिखा हुआ, लेकिन हमने ये नहीं करवाना था, हम सिंपली लिटमस टेस्ट ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हाँ, अब इम्पोर्टेंट बात ये है, कभी कभी हमारे इस सेशन में आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द H2SO4 ओलियम या आइल ऑफ विट्रियोल, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द नाइट्रिक एसिड। स्टेशन है हॉस्पी का, नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग का केस रखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हम गए जाकर हमें पता चल गया, तो हमने स्टेशन में हो सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम, तो आपने लिख लेना, इसको कहते हैं एक्वा फोर्टिस, या इसका दूसरा नाम होता है एक्वा फोर्टिस और दूसरा नाम होता है रेड स्पिरिट ऑफ लेटाइड। रेड स्पिरिट ऑफ लेटाइड एंड एक्वा फोर्टिस, ये 2 नाम होते हैं नाइट्रिक एसिड के। इसको एक्वा रिगिया में यूज़ करते हैं। एक्वा रिगिया क्या होता है कि इसमें जो है
नाइट्रिक एसिड और HCl इन कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड जब भी किसी बंदे ने पी लिया तो इसकी वजह से जो बर्न आएंगे वो किस कलर के आएंगे, येलो कलर के आएंगे, ठीक हो गया। अब बर्न का कलर येलो होता है, लेकिन अगर हम इसको डायग्नोस करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि वोमिटर्स ले लेते हैं, मटेरियल ले लेते हैं इसका और उस पर कापर डाल देते हैं। कापर की वजह से येलो कलर चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आएंगे, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के बारे में ये समझ आ गया। ये कलरलेस होता है और इसके साथ साथ ये फ्यूमिंग होता है, इसका मतलब इसके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि जो एसिड है ना, ये मेनली इफेक्ट करता है स्टमक को। उसकी वजह ये लिक्विड होता है, एक तो इसोफेगस से आसानी से पास कर जाता है, इतना को खास डैमेज नहीं कर सकता। नंबर टू ये होता है कि जो म्यूकोज़ा है ना इसोफेगस की, वो जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है टू वर्ड द एसिड, ठीक है। इस वजह से एक तो रेजिस्टेंस टू द म्यूकोज़ा से रेजिस्टेंट होती है, दूसरा लिक्विड फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर अल्कलीज। जो एसिड होते हैं ना क्रोसिव इन द फॉर्म ऑफ द एसिड, मिनरल एसिड ज़्यादातर लिक्विड होते हैं, तो वो स्टमक में जाते हैं, वहाँ जाके स्टे करते हैं। इनका इफेक्ट मेनली आता है स्टमक पे। अब एसिड बंदे ने पिया तो होगा क्या, म्यूकोज़ा थिन होगी, कुछ खा नहीं सक रहा बंदा, ब्लीडिंग हो रही है, हाइपोवोलीमिया में जा रहा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ पड़ा, पेन हो रही है सीवियर किस्म की, कुछ खा पी नहीं सक रहा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोवोलीमिया से पर्सन की डेथ हो जाती है, ना कि पेन। हाँ ये है कि पेन तो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगा के ठीक कर लेते हैं, लेकिन हाइपोवोलीमिया और कुछ खा नहीं सकता, पानी भी नहीं पी सकता, क्यों, क्योंकि ना तो गैस्ट्रिक के लिए वाज कर सकते ना उसको वैसे पानी दे सकते हैं, हीट प्रोडक्शन की वजह से, तो पर्सन की इस वजह से हो जाती है डेथ।